Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए DSC 2 पेपर का टॉपिक लेकर आई हूँ। इसी पेपर के में हमने पिछले वीडियो में भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के विषय में चर्चा किया था। आज मैं महिला आंदोलन, भारत की स्वाधीनता आज़ादी से पूर्व महिला आंदोलन या महिला संगठन के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते हम सभी जानते हैं कि इतिहास की कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। औपनिवेशिक युग में होने वाला महिला आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं था। धीरे धीरे जब कारणों और परिस्थितियों का मसविदा एकत्रित हो जाता है तब उसमें विस्फोट होता है। भारत के महिला आंदोलन के साथ भी यही बात हुई। इस आंदोलन के कई कारण थे। 19वीं शताब्दी में पुनः जागरण के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन किया गया और लोग नवीन प्रगतिशील मार्ग की ओर उन्मुख होने लगे। पुनः जागरण के परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में समाज की पुरानी जर्जर मान्यताओं को नकारा जाने लगा। तर्क एवं परीक्षण के महत्व में वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप सभी जगह क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे, जिससे प्रभावित होकर शिक्षित एवं बुद्धिजीवी भारत के लोगों ने अपनी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं का पुनः मूल्यांकन करना प्रारंभ किया। महिलाएं भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही, क्योंकि उनके अंदर भी बौद्धिक जागरण, शिक्षा का प्रभाव पड़ने लगा था और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में महिला आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका दूसरा कारण यह था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश हो चुका था। हालांकि उस समय अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत की युवा पीढ़ी को पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति की ओर आकर्षित करना था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह शिक्षा भारतवासियों के लिए हितकर साबित हुई। पाश्चात्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन से उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। उनके सोचने की, सोच समझ की दूरदर्शिता, उनकी व्यापकता में परिवर्तन हुआ, उनमें व्यापकता का संचार हुआ और वे नए ढंग से, नवीन ढंग से चिंतन करने लगे। संसार की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप उनके मन मस्तिष्क में जागृति आई और वे पुरातन मार्ग को त्याग कर परिवर्तन की ओर उन्मुख हुए। इस शिक्षा पद्धति से महिलाएं भी प्रभावित हुई और वे उत्पीड़न एवं शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी और अपने लिए नारी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर लिया। धीरे धीरे संपूर्ण देश की शिक्षित महिलाओं ने नारी आंदोलन के द्वारा अपनी स्थिति सुधारने के लिए साधारण महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। इसका एक और प्रमुख कारण यह था कि महिला आंदोलन को गति देने वाले विभिन्न पहलुओं में एक प्रमुख कारण उनकी दयनीय व शोचनीय स्थिति भी थी। देश में व्याप्त अंधकारपूर्ण और अराजकतामय वातावरण में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर धीरे धीरे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। अशिक्षा और अज्ञान के कारण महिलाएं
महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी और पुरुष प्रधान समाज में उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। स्वयं को इस दयनीय स्थिति से मुक्त करने के लिए उनके पास एकमात्र उपाय नारी मुक्ति आंदोलन का था और उन्होंने उसी का अवलंबन करते हुए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास किया। राजकुमारी अमृत कौर ने इस आंदोलन के संदर्भ में उल्लेख किया है कि इस आंदोलन के माध्यम से भारत की महिलाओं को अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने के लिए एक सार्वजनिक मंच प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का महिला आंदोलन आत्मचेतना के चरम शिखर पर जा पहुंचा। इस आंदोलन के कुछ अपने तरीके एवं पद्धतियां थी, जिसके फलस्वरूप पूर्ण रूपेण अहिंसावादी और शांतिमय ढंग से नारी आंदोलन को मूर्त रूप दिया गया। इस आंदोलन में पढ़ी लिखी और अनपढ़ सभी वर्ग की महिलाएं सम्मिलित थी, जिनमें यह विश्वास था कि महिलाएं स्वयं सर्वशक्तिमान हैं और उसमें वे सब शक्तियाँ विद्यमान है जिसे ईश्वर ने इंसान को प्रदान की है, परंतु पुरुषों की श्रेष्ठता की मानसिकता और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप लंबे समय तक वे हीन भावना से ग्रसित रहीं, जिसके कारण उनके प्राचीन अधिकारों से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। फलतः वे अशिक्षा और अज्ञान का शिकार होकर सामाजिक दुष्परिणामों में सामाजिक श्रृंखलाओं में जकड़ गई। अनेक महिलाओं के खून पसीने आंसुओं को सहने विचारों और शक्तियों ने इस आंदोलन को मूर्त रूप प्रदान किया और उन्होंने अपने प्रति किए गए अन्याय, हिंसा और शोषण को इस आंदोलन की भट्टी में भस्मीभूत होकर हटाने का निश्चय कर लिया, ताकि वे सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो सके। वर्तमान में जब संपूर्ण विश्व में छोटे बड़े का भेदभाव, दरिद्रता और हिंसात्मक टकरावों का संकट छाया हुआ है, तो महिलाओं की सामूहिक शक्ति का अपना अलग ही महत्व है। जिन महिलाओं ने अपने प्रयास और क्षमता से उसे विस्तृत और बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है, आज भी महिलाओं का ये प्रयास है कि वे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बहु विवाह जैसी कुरीतियों, साथ ही समाज में पनप रहे बहुत सारी कुरीतियों का समूल नाश कर राष्ट्र और विश्व के संपूर्ण ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन ला सके, और इसके लिए वो तत्पर है और हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सामूहिक सहभागिता निभा रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को जब जैसे मौका मिला है, वे अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन काफ़ी ईमानदारी से और एक संगठित रूप से कर रही हैं। निसंदेह सुधार आंदोलन के प्रवर्तकों में पुरुषों ने भी साथ दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं में फैली अंधविश्वासों और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन महिलाओं ने खुद के लिए
अपनी सोच में परिवर्तन लाके किया और स्वयं के लिए महिला आंदोलन का सूत्रपात किया। अपनी क्षमता और प्रयासों के परिणाम स्वरूप वह स्वयं के लिए कुछ कर सके, इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से महिला आंदोलन का सूत्रपात किया। धीरे धीरे महिला आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना लिया। इस आंदोलन के मूल में दलित, श्रमिक, निम्न एवं मध्यम एवं उच्च वर्ग सभी महिलाओं का सहयोग व समर्थन विद्यमान है। भले ही उनकी परिस्थितियां अलग अलग हो, परंतु फिर भी उन्होंने एक दूसरे की समस्याओं, संघर्षों एवं प्राथमिकताओं को समझा और एक संयुक्त मंच की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। महिला आंदोलन से संबंधित बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं, जिनमें स्वायत्तता, नारीवाद संगठन, वामपंथी महिला समूह, गांधीवादी महिला समूह, धर्म अथवा समुदाय तथा भिन्न भिन्न स्तर पे स्थापित हुए महिला समूह हैं। परंतु अखिल भारतीय महिला परिषद के प्रयासों से शिक्षा एवं प्रसार, पर्दा निषेध और दहेज प्रथा आदि के विरोध के लिए एक समग्र आंदोलन हुआ और कई नए संगठन की स्थापना की गई, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। द लेडीज एसोसिएशन, जिसने इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना बंगाल में स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को अंधकार से निकालकर उनके अंदर शिक्षा का दीप जलाना था। उसके बाद 1892 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी ताकि महिला शिक्षा में समुचित विकास किया जा सके। उसके बाद महिला जो राष्ट्रीय मंडल की स्थापना की गई 1903 ईस्वी में। इसके पूर्व 1892 ईस्वी में माहीपत्रम रूपराम अनाथ आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं अनाथ बच्चों को भी प्रशिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना था। गुजराती हिंदू स्त्री मंडल की स्थापना की गई, जिसमें गुजरात की महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए। इस संस्था द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते थे। उसके बाद 1909 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की गई। 1909 ईस्वी में स्थापित इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विस्तार और महिलाओं में राष्ट्रीयता का प्रचार करना भी था। इसकी संस्थापक रमाबाई रानाडे थी। कहा जाता है कि वस्तुतः यह संगठन संस्था न होकर महिला सशक्तिकरण के हेतु एक आंदोलन था। फिर सरोज नलिनी की समितियां बनी, जिसने महिलाओं के अंदर समाज में विद्यमान कुरीतियों, महिलाओं की समस्याओं के लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वदेशी के प्रचार में भी इस संगठन ने विशेष योगदान प्रदान किया। साथ ही बाल विवाह, पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। 1917 ईस्वी में महिलाओं की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया गया और वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में स्थापित इस संस्था
की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। इस संस्था ने महिलाओं में आत्म चेतना के स्तर में वृद्धि की। विभिन्न नगरों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। यह अखिल भारतीय स्तर की पहली संस्था थी। इसके पूर्व क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे, प्रांतीय स्तर पर छोटे छोटे संस्थाएं स्थापित हुई, पर अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन को ही मिली, जिसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1917 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अखिल भारतीय महिला परिषद 1926 में, इसके पूर्व वुमेन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य लक्ष्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना एवं श्रम कैंपों के आयोजन को अपना लक्ष्य बनाना था। अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना का श्रेय मार्गरेट कजिन्स को ही जाता है। इसमें सरोजिनी नायडू ने भी काफ़ी मदद की। प्रारंभ में कई स्थानों पर छोटी छोटी सभाओं का आयोजन कर जागरूक महिलाओं ने महिलाओं की स्थिति के संबंध में चिंतन किया। बाद में एक संगठन के द्वारा महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया तथा इस सम्मेलन के अध्यक्ष महारानी चिमनीबाई गायकवाड़ को बनाया गया और प्रथम सचिव का दायित्व इस संस्था में मार्गरेट कजिन्स ने किया, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए और प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया और सामान्य महिलाओं की समस्याओं को भली भांति प्रस्तुत करते हुए उसके हल का प्रयास किया गया। 1928 से 1940 ईस्वी तक अखिल भारतीय महिला परिषद के कई सम्मेलन पूरे देश में हुए। अनेक विदेशी महिलाओं ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसी समय लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने राजनीतिक संघर्ष में भाग लिया। ये सब इस संस्था के बैनर तले ही हुआ। एक राजनीतिक मंच के परिणाम स्वरूप ही ये कार्य हो सका। उत्तराधिकार के प्रश्न पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। बर्लिन की इंटरनेशनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए कई महिलाएं विदेश गईं। 1931 ईस्वी में संपूर्ण देश में महिला दिवस का आयोजन किया गया। समान अधिकारों के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाया गया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा संवैधानिक समानता की वकालत करने का निश्चय किया गया। संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला। 1934 से 1940 ईस्वी में क्रमशः कोलकाता और कराची में विराट महिला सम्मेलन आयोजित किए गए। उसके पश्चात 1935 ईस्वी में त्रिवेंद्रम एवं 1936 ईस्वी में अहमदाबाद में कई महिला सम्मेलन आयोजित किए गए। अहमदाबाद सम्मेलन में इंग्लैंड की एक सशक्त महिला ने भी भाग लिया था। इस संस्थान ने ग्राम सुधार, नारी शिक्षा, उत्तराधिकार, बाल विवाह अधिनियम, चिकित्सा सेवा आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया तथा समस्याओं के हल का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवधि में अन्य महिला कुछ संगठन भी स्थापित किए गए। हिंदू वुमेन्स रेस्क्यू सोसाइटी, हिंदू वुमेन्स रेस्क्यू होम सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई। रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई। ज्योति संघ 1934,
और विकास गृह की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई। दयालबाग कोऑपरेटिव महिला एसोसिएशन की स्थापना 1938 ईस्वी में। कस्तूरबा गांधी नेशनल ट्रस्ट आदि की भी स्थापना की गई। इन संस्थाओं ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया, जो जितना शायद कालांतर में भी कभी देखने को नहीं मिला था। और आंदोलन, यही कारण है कि इन महिला संगठनों के बैनर तले महिलाओं ने राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की। और महिलाओं इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी सत्य है कि महिलाओं ने अगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी नहीं निभाई होती तो इतिहास का रुख शायद कुछ और होता। इसलिए महिलाओं की भूमिकाओं को नकारा नहीं जा सकता और इस अनेक आंदोलन के जरिए महिलाओं ने अपनी भूमिका, अपनी प्रधानता को सिद्ध किया। धन्यवाद।